अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 और ये कोर्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम जिक्र करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, जिसमें हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शन का जिक्र करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माई सेल्फ इज मोहम्मद ताहिर, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स, और मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एंड एमफिल स्कॉलर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें पता है कि हमारे पास कितनी रेशियोज होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे साइन फंक्शन का। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज functions of a variable which is the measure of an angle. This angle measure can either be given in degrees or radians. Here we will use radians. अब कहता है कि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपके पास, आपको पता है कितनी होती हैं, 6 होती हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेकेंड और सेकेंड। कहता है कि उनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल विच इज द मेजर ऑफ एन एंगल, जो कि मेजर करता है एक एंगल को। और वो जो एंगल है वो 2 यूनिट में हो सकता है, या तो वो डिग्रीज में होगा या वो रेडियंस में होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम यूनिट उसका यूज करेंगे वो हम कौन सा करेंगे, रेडियंस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ग्राफ इसका। द ग्राफ ऑफ अ साइन फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x इज लुक्स लाइक दिस। अब देखें यहाँ पे हमने एक प्लेन ड्रा करवाई, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, और जब हमने x एक्सिस के ऊपर स्केल को कंसीडर किया तो हमने यहाँ पे 0 से पाए, फिर उसके बाद 2 पाए। ठीक है, मतलब कि हाफ जो आपके पास रेवोल्यूशन है उसको हमने एज ए स्केल कंसीडर किया। और यहाँ पे हम 4 वैल्यूज के ऊपर इसकी वैल्यूज को देखेंगे, 0, π/2, पाए, 3 π/2 और उसके बाद 2 पाए। ठीक है, और ये आपके पास फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट रेवोल्यूशन। और जो वैल्यूज इस इंटरवल में आएगी और वही वैल्यू नेगेटिव वाली साइड के ऊपर ही रिपीट होगी और वही वैल्यू पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर रिपीट होगी, क्योंकि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, खास पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। देखिए जब हम साइन 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। जब हम साइन π/2 लेंगे, 90 लेंगे, तो उस वक्त वैल्यू कितनी होगी, ये आपके पास 1 आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। जब हम पाई लेंगे उस वक्त साइन की वैल्यू कितनी होगी, अगेन 0 होगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। जब हम 3 π/2 लेंगे उस वक्त ये वैल्यू -1 हो जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। जब हम 2 पाई लेंगे उस वक्त वैल्यू कितनी होगी, अगेन 0 होगी, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब अगर हम इन चारों पॉइंट्स को मिला दें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा किसका, साइन फंक्शन का। ठीक है, और ये पीरियोडिक होने की वजह से यही ग्राफ सेम वैल्यूज क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, जो हमारे पास अगले इंटरवल्स बनेंगे। जी नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द साइन फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डोमेन, और इसकी जो डोमेन है तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं, और इसकी जो रेंज है वो आपके पास -1 to 1 होती है, जिसमें दोनों बाउंड्री नंबर जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। और उसके बाद y इंटरसेप्ट इसका 0 होता है। x इंटरसेप्ट जो है वो n पाए, वेयर n इज एन इंटीजर, मतलब कि पाए के जो है वो मल्टीपल्स होते हैं। उसके बाद पीरियड इसका जो है वो 2 पाई होता है। कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस होता है। और कॉन्टिन्यूस का जिक्र हम 1.4 एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और इसकी जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, ये एक ऑड फंक्शन है। इवन और ऑड फंक्शन का आज के लेक्चर में हम लास्ट में जिक्र करेंगे विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिंग ऑफ कोसाइन फंक्शन। द ग्राफ ऑफ ए कोसाइन फंक्शन y इज इक्वल टू cos ऑफ x इज लुक्स लाइक दिस। अब इसमें देखें सेम हमने प्लेन बनाया जो हमने साइन के लिए बनाया था, सेम हमने स्केल यूज किया जो हमने साइन के लिए यूज किया था। अब इसमें भी हम 4 पॉइंट के ऊपर वैल्यूज को चेक करेंगे, 0 के ऊपर,
पाई बाय 2 के ऊपर, इसी तरह 3 पाई बाय 2 के ऊपर, फिर आपके पास आ जाएगा 2 पाई। अब देखते हैं सबसे पहले साइन जीरो की वैल्यू, सॉरी कॉस जीरो। अब कॉस जीरो आपके पास कितना होता है 1, ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद कॉस आपके पास जो पाई है 180, वो कितना होता है -1, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद कॉस 3 पाई बाय 2 270, वो आपके पास कितना होगा, वो भी 0 होगा, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा cos 2 पाई आफ्टर कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, अगेन 1 ही होगी। अगर हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास ये एक ब्लैक लाइन बनेगी, ठीक है, कर्व बनेगी। ये देखें, ये आपके पास एक ब्लैक कर्व बनी है। तो ये क्या होगा, ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन होगा। कोसाइन भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक खास पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। अब इसी तरह जो ब्लू में बाकी आपको लाइंस नजर आ रही हैं, जो कर्व्स नजर आ रही हैं, वो क्या है, वो भी कॉस का ग्राफ ही है। देखें वही सेम जो कर्व है वही क्या हो रही है, नेगेटिव साइड, और वही पॉजिटिव साइड के ऊपर रिपीट हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले डोमेन, और इसकी भी जो डोमेन है तमाम के तमाम रियल नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट इसकी रेंज इसकी -1 to 1, और इसमें दोनों बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल होते हैं। और इसका जो y इंटरसेप्ट है 0 और 1 होता है, x इंटरसेप्ट जो है वो 2 and पाई होता है, और y इंटरसेप्ट में x 0 होता है, और x इंटरसेप्ट में y आपका 0 होता है, और x इंटरसेप्ट 2 and पाई वेयर n इज एन इंटीजर, और इसका जो पीरियड है वो भी 2 पाई। कॉन्टिन्यूटी इसकी कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, और ये एक इवन फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिंग ऑफ टेंजेंट फंक्शन। सिंस tan x is equal to sin x over cos x, the tangent function is undefined when cos of x is equal to 0। हमें पता है कि जो tan of x है वो किससे बनता है, sin over cos की रेशियो से बनता है, और tan जो है, tan of x उस वक्त अनडिफाइंड होगा जब आपका cos of x क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट इसके ग्राफ देखते हैं। द ग्राफ ऑफ ए टेंजेंट फंक्शन y is equal to tan x is looks like this। अब इसमें हमने अपना जो इंटरवल यहाँ पे चूज किया है वो थोड़ा डिफरेंट चूज किया है। देखते हैं, ये आपके पास प्लेन है, इसमें ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब इसमें भी हमने जो स्केल ड्रा किया वो हमने x एक्सिस के ऊपर 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। नेक्स्ट इसी तरह नेगेटिव साइड के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर 1, 2, 3, 4, इसी तरह -1, -2, -3 एंड -4। अब हम वैल्यूज को चेक करेंगे। tan 0 कितना होता है, आपके पास 0 ही होता है। अब आपके पास अगली वैल्यू क्या आती है, tan पाई बाय 2। अब tan पाई बाय 2 पूरे के पूरे वर्टिकल लाइन के ऊपर आपके पास tan क्या होता है, अनडिफाइन होता है। आप लोग 90 ले लो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ले लो, और इसी तरह आपके पास 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, मतलब कि एक आपके पास जो वर्टिकल लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स आएंगे 90 के ऑड मल्टीपल जो आएंगे उसके ऊपर tan आपका क्या होगा, अनडिफाइन होगा। अगर आप इसका ग्राफ भी देखें तो ये देखें, ये आपके पास जो है वो 90 है, पाई बाय 2 है। अब ये जो ब्लू लाइन एक बनी है ये बिल्कुल इसके करीब करीब है, और ये करीब करीब ही चलती जाएगी, एक्सटेंड होती जाएगी, लेकिन कभी भी 90 को टच नहीं करेगी। और इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है एसिम्पटोट का, वो जो है वो हम जब पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर, उसमें हम जिक्र करेंगे एट द एंड। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट फंक्शन। डोमेन इसकी x बिलोंग्स टू r बट x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई ओवर 2। मतलब कि इसकी जो डोमेन है तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन वो नंबर शामिल नहीं होते जो पाई के ऑड मल्टीपल होते हैं। मीन के पाई बाय 2, जैसे कि हमने बताया कि tan पाई बाय 2 अनडिफाइंड होता है, इसी तरह 3 पाई बाय 2 ये भी अनडिफाइंड, 5 पाई बाय 2 ये भी अनडिफाइंड, 7 पाई बाय 2 ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। वेयर n जो है ये आपके पास इंटीजर है, और इसकी रेंज है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0, 0, x इंटरसेप्ट n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर, और इसका जो पीरियड है वो पाई होता है, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, और ये एक ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिंग ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। सिंस
cot of x is equal to cos x over sin x, the cotangent function is undefined when sin of x is equal to 0. अब cot function जो हमें पता है किससे बनता है, cos over sin की रेशियो से बनता है, और cotangent function उस वक्त अनडिफाइन होता है जब sin of x आपका क्या होता है, 0 होता है. नेक्स्ट इसका ग्राफ देखते हैं. द ग्राफ ऑफ ए कोटेंजेंट फंक्शन y इज इक्वल टू cos of x इज लुक्स लाइक दिस. अब ये बिल्कुल उलट हो गया किसका, टेंजेंट का. देखते हैं इसमें भी जो हमने स्केल ड्रा किया, इसके लिए स्केल हमने और छोटा कर लिया. अब देखते हैं, सबसे पहले हमने x एक्सिस के ऊपर 0 ओरिजिन होता है ये π/4, इसी तरह π/2, 3π/2 पाई, और इसी तरह ऑनवर्ड आफ्टर कंप्लीट रेवोल्यूशन ये कहाँ पे जाके बनेगा, 2 पाई पे बनेगा जी. अब इसमें देखते हैं हम, इसमें भी देखें ये वाली जो वैल्यू है, अब उसमें क्या था tan में कि जो 90 के करीब था, जो किसके करीब था, 90 के करीब आपकी कर्व चल रही थी, 90 को टच नहीं कर रही थी, क्योंकि 90 के ऊपर आपका जो tan है वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है. अब हम आ गए हैं किसके ऊपर, कॉट के ऊपर. कॉट में बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा. अब देखें यहाँ पे कॉट में आपके पास क्या होगा, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके ऊपर 0 आ रहा होता है, पाई आ रहा होता है, इसी तरह फिर 2 पाई, इसी तरह फिर आपके पास 3 पाई, 4 पाई, और उसके ऊपर आपका जो कॉट फंक्शन है वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है. अब देखें यहाँ पे ये आपके पास पाई है. अब पाई के करीब ये वैल्यू देखें, ये वाली जो कर्व है ये बिल्कुल इसके साथ चलती जाएगी जब भी हम अपनी वैल्यूज को पुट अप करेंगे, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगी ये. और जैसे कि मैंने बताया पिछले टेंजेंट में भी कि ये यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट निकलता है एसिम्प्टोट का, जिसको हम नेक्स्ट जो है वो जिक्र करेंगे जी. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कोटेंजेंट फंक्शन. डोमेन इसकी x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर. अब कोटेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन उनमें पाई के जो मल्टीपल्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते. जैसे कि यहाँ पे n है ये, अब n जो है वो एक इंटीजर है. इंटीजर आप किसी भी किस्म का पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, इसी तरह -1, -2, -3. तो ये तमाम की तमाम वैल्यू किसके ऊपर आएंगी, x एक्सिस के ऊपर आएंगी, और ये वाली वैल्यू फिर इंक्लूडेड नहीं होंगी हमारी डोमेन में. रेंज इसकी तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं, और इसका y इंटरसेप्ट यूनिक होता है थोड़ा सा. द हाफ वे टू लेफ्ट ऑफ x इंटरसेप्ट हैज अ y कोऑर्डिनेट इज 1. जब हम बात करेंगे x इंटरसेप्ट की, y इंटरसेप्ट की, तो अगर ये x इंटरसेप्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर होगा तो y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उस वक्त 1 आएगा. अगर यही क्या होगा, राइट साइड के ऊपर होगा x इंटरसेप्ट के, उस वक्त जो y कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा. और इसमें जो आपका x इंटरसेप्ट है, x बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू 2n+1 over 2 पाई वेयर n इज एन इंटीजर. ये इसका क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा, और इसका जो पीरियड है वो पाई है. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है. नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिंग ऑफ कोसेकेंट फंक्शन. और सिंस cosecant x is equal to 1 over sin x, the cosecant function is undefined when sin of x is equal to 0. अब cosecant जो है ये रेसिप्रोकल होता है sin का, और cosecant उस वक्त अनडिफाइंड हो जाएगा जब sin आपका क्या होगा, 0 होगा. नेक्स्ट इसका ग्राफ देखते हैं. द ग्राफ ऑफ ए cosecant फंक्शन y is equal to cosecant x is looks like this. अब देखें ये आपके पास ग्राफ किसका है, cosecant फंक्शन का है, और इसको वैल्यूज के जरिए जो वो डिफाइन किया गया है, क्योंकि जो साइन कॉस टैन ये एक्सटेंडेड फंक्शन है, इनको वैल्यूज के जरिए नाम भी डिफाइन करें तो हमें फर्स्ट ईयर से याद है कि इसका ग्राफ किस तरह बनता है और इसकी वैल्यू खास कौन सी होती हैं. लेकिन ये रेसिप्रोकल है, इनके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते, इस वजह से इनकी वैल्यूज को कंसिडर किया गया है. अब देखें एक्स एक्सिस में जब हम पुट करेंगे पाई, तो अब उस वक्त साइन क्या होगा, 0 होगा. जब साइन 0 होगा इट मीन कि आपका कोसेकेंट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. अभी हमने पीछे पढ़ा है, जब आपके पास x 7π/6 होगा उस वक्त साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, और कोसेकेंट जब उस वक्त कितना आएगा, -2 आ जाएगा. नेक्स्ट सिमिलरली 3π/2 पुट करेंगे, साइन -1 आएगा और कोसेकेंट भी -1 आएगा. अब x जो है वो जब हम लेंगे 11π/6,
साइन उस वक्त -1/2 होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -2 आ जाएगा। जब साइन आपके पास 2 पाई आएगा उस वक्त जब x हमारा 2 पाई होगा साइन आपका 0 हो जाएगा, इट मीन के कोसेकेंड आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब क्योंकि कोसेकेंड जो ये रेसिप्रोकल है किसका, साइन का। अब देखें ये हमने पढ़ा था किसका, साइन का ग्राफ, मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज -1। ये देखें यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। अब इसी तरह जब हम पॉजिटिव साइड के ऊपर आएंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ये ग्राफ बना है इसका, ये देखें ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, कोसेकेंड का है। इसी तरह नेगेटिव वाली साइड के ऊपर ये आपका जो ग्राफ है किसका, ये कोसेकेंड का है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ द कोसेकेंड फंक्शन। डोमेन इसकी x बिलोंग्स टू r बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। इसकी डोमेन कह लो कि तमाम के तमाम रियल नंबर दिए हैं लेकिन n जो पाई के मल्टीपल्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। और इसकी जो रेंज है वो भी यूनिक होती है, -1 टू नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन +1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं रेंज इसके तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं लेकिन उसमें से हम जीरो को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। और इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है और ये एक ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ सेकंड फंक्शन। Since secant x is equal to 1 over cos x, the secant function is undefined when cos of x is equal to 0। अब secant जो है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, cos का, और secant उस वक्त अनडिफाइंड हो जाएगा जब cos क्या होगा, 0 होगा। The graph of a secant function y is equal to secant x is looks like this। अब सेम हमने स्केल चूज किया जैसे हमने कोसेकेंड के लिए किया था और उसी तरह हमने वैल्यूज को भी पुट किया जिस तरह हमने किस में किया था, कोसेकेंड में किया था। ठीक है, जब हमने पाई पुट किया उस वक्त सेकंड -1, जब 4π/3 पुट किया उस वक्त सेकंड -2, जब 3π/2 पुट किया उस वक्त सेकंड अनडिफाइंड, 5π/3 के ऊपर 2, 2π के ऊपर 1। अब सेम जैसे कि cos है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1, सबसे मिनिमम -1। अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास ऑरेंज में है ये cos का ग्राफ पहले बना हुआ है, ये देखें मैक्सिमम वैल्यू ये 1 है, मिनिमम वैल्यू ये -1 है। इसी तरह फिर मैक्सिमम के ऊपर जाएगी 1, फिर इसी तरह आगे अगर हम बढ़ेंगे फिर -1, फिर +1, इसी तरह वो एक कर्व जो है वो रिपीट होती जाएगी जैसे हम पहले इसका पढ़ चुके हैं। अब सेकंड फंक्शन के लिए देखें ये वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू, यहाँ से ये फिर बढ़ता जाएगा सेम। इसी तरह ये आपके पास इस तरफ, और इसका जो एक प्रॉपर अगर हम कर्व देखें तो ये आपके पास इसकी एक प्रॉपर कर्व बन रही है, ये वाली जो है, ठीक है, पर्पल कलर में। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। डोमेन इसकी x बिलोंग्स टू r बट x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 over 2 पाई वेयर n इज एन इंटीजर। डोमेन तमाम के तमाम रियल नंबर्स, लेकिन रियल नंबर्स में हम जो पाई के ऑड मल्टीपल होंगे उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। रेंज इसकी -1 टू नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन +1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इन शॉर्ट इसको हम ये कह सकते हैं तमाम के तमाम रियल नंबर्स, लेकिन उसमें हम अपने जीरो सेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है और ये एक इवन फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और सबसे पहले है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x where -π/2 less or equal to y less or equal to π/2 and -1 less or equal to x less or equal to 1। अब इसमें देखें ये आपके पास जो x है ये आपकी क्या बन जाएगी, डोमेन, और ये आपकी क्या होगी, रेंज होगी। नेक्स्ट देखते हैं y is equal to cos inverse x if and only if x is equal to cos of x where 0 less or equal to y less or equal to π and -1 लेस और इक्वल टू x लेस और x आपका लेस और इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू tan y। और इसमें हम डोमेन और रेंज देखते हैं इसकी -π/2 लेस देन y लेस देन π/2 एंड -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसमें देखें जस्ट जो है वो आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज हुई है, ठीक है, इसमें नीचे इक्वल नहीं है क्योंकि π/2
के ऊपर जो आपका जो tan है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और वैसे भी यहाँ पे भी देखें इसमें इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी ये वैसे भी रियल नंबर में इंक्लूड है। जी नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट और पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आना शुरू हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसकी, y इज इक्वल टू e पावर 2x, y इज इक्वल टू a पावर x, y इज इक्वल टू 2x। अब इसमें देखें जो वेरिएबल आपका यूज हुआ है वो यहाँ पे x और y हुए हैं, और उसमें से जो x है वो आपका किस में यूज हो रहा है, एक्सपोनेंट में यूज हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, दैट इज वाई आर ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। If x is equal to ay, then y is equal to log of x to the base a, where a is greater than 0, also a is not equal to 1, is called logarithmic function of x। अब अगर आपके पास एक इक्वेशन हो x is equal to ay, फिर उसका जो log आपके पास आएगा वो क्या आएगा, y is equal to log of x to the base a। लेकिन a के ऊपर स्ट्रिक्टली कंडीशन है जो आपकी बेस है वो एक तो ग्रेटर देन 0 हो, नेगेटिव नंबर्स का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, और जो a है वो आपका 1 भी ना हो, इट मीन कि वो 2 से स्टार्ट हो रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं आगे लॉगरिथम की दो टाइप्स आती हैं। सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम है, और कॉमन लॉगरिथम वो होता है जिसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है। इफ a is equal to 10 then y is equal to log of x to the base 10। It can also be written as y is equal to log of x, which is known as the common logarithm of x। जब भी log of x यूज होगा वो आपका कॉमन लॉगरिथम में आएगा, और उसकी जो बेस है वो क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, अगर उसकी बेस को लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है, अगर उसको ना भी लिखें तब भी वो किसकी इंडिकेशन करेगा, कॉमन लॉगरिथम की ही इंडिकेशन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम वो होते हैं जिसकी बेस e होती है। इफ a is equal to e then y is equal to log of x to the base e। It can also be written as y is equal to log of x, which is known as natural logarithm of x। अब अगर आपके पास इक्वेशन a is equal to e है, फिर उसका जो नेचुरल लॉगरिथम है वो क्या बनेगा, y is equal to log of x to the base e, और इसको हम लिख सकते हैं y is equal to log of x। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक x is equal to e पावर x minus e पावर नेगेटिव x over 2 is called हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। अब ये जो आपके पास एक इक्वेशन है या एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको आपने याद भी करना है। नोट देखते हैं, इट्स डोमेन एंड रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं cos hyperbolic x is equal to e power x plus e power negative x over 2 is called hyperbolic cosine function। अब इनको आपने याद किस तरह करना है, साइन को आपने याद रखना है माइनस के साथ और कॉस को याद रखना है प्लस के साथ। एक्सप्रेशन दोनों में सेम है, लेकिन साइन के जब साइन हाइपरबोलिक कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, या उनके बिटवीन माइनस आएगा। जब हम कॉस हाइपरबोलिक देखेंगे तो उसमें प्लस आएगा। ठीक है, और इसके नोट देखते हैं एज ए डोमेन और रेंज के लिए। इट्स डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स रेंज इज 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स होते हैं तमाम के तमाम, और इसकी जो रेंज है वो 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। द रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन एंड द हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शंस एज फॉलोज। ऊपर हमने 2 को डिफाइन किया है, जो बाकी 4 रह गए हैं उसको हम रेशियो से डिफाइन करते हैं। tan hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x over cos hyperbolic x is equal to, यहाँ पे कह लो कि हमने sin की hyperbolic x की वैल्यू को पुट कर देना है, नीचे हमने cos hyperbolic x की वैल्यू को पुट कर लेना है। जब हम सॉल्व करेंगे वो डिनोमिनेटर में जो 2 होगा वो दोनों का कट जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, फिर tan बन जाएगा। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड sin hyperbolic x और cos hyperbolic x इनको याद करना है, बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट cot hyperbolic x, cos hyperbolic x over sin hyperbolic x। अब tan का हम इसमें क्या कर देंगे, बिल्कुल
रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट कर देंगे इसका, तो वो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड हाइपरबोलिक एक्स, सेकंड जो ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, और अगर हम किसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू को ही अगर हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल में कर दें तो वो आपके पास किसकी वैल्यू बन जाएगी, सेकंड हाइपरबोलिक एक्स की। नेक्स्ट आपके पास कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स, ये रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। अगर हम साइन हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल ले लें तो वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स की। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। अब ये जो इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स है ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे, इंटीग्रेशन में कोई एक आध फार्मूला यूज हो सकता है, लेकिन बाकी जो फार्मूला है वो हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम कैलकुलस पढ़ेंगे, उसके अंदर जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसमें हम इसको पढ़ेंगे। और ये फार्मूला की लिस्ट आप लोगों ने वैसे जनरली जो है वो एक दफा देख लेनी है। नेक्स्ट है explicit function if y is easily expressed in the independent variable x, then y is called an explicit function of x। अब explicit function की definition क्या है कि अगर हम y को easily बयान कर लेते हैं in terms of independent variable x, then y is called an explicit function of x। It is symbolically written as y is equal to f of x। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, y is equal to 2x square plus 3x minus 1। आप इसमें देखें जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है वो बिल्कुल एक साइड के ऊपर है, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y है वो आपका एक साइड के ऊपर है। इट मीन के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हमने एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ y, तो आपके पास वो फिर क्या बन जाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल y is equal to square root of x square minus 1। अब ये भी आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन ही है, क्योंकि इसमें y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको कह लो कि एज एक्सप्रेस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ y में। ऑल आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, बिल्कुल उलट होगा इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन का। इफ x and y are so mixed up and y can't be expressed in terms of the independent variable x, then y is called implicit function of x। इसका सिंबल देखते हैं, it is symbolically written as f of x y is equal to 0। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, x square minus xy plus y square is equal to 0, xy minus 9x plus 13 is equal to 0। अब इसमें देखें जो आपके पास इक्वेशन है उसमें x और y क्या आ रहे हैं, क्या हो के आ रहे हैं, मिक्स हो के आ रहे हैं। इट मीन कि हम y को जो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसमें, x में, और जब वेरिएबल जो है वो मिक्स हो के आपके पास आते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। नेक्स्ट पैरामीट्रिक फंक्शंस। समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेशन बोथ x and y as a function of third variable t or थीटा which is called पैरामीटर। अब थीटा t और थीटा जो है इसको एज ए हम पैरामीटर यूज करते हैं। अब होता एक्चुअली क्या है कि बाद का कोई हम कर्व जब वो डिफाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसमें वेरिएबल जो भी यूज होते हैं उसके बावजूद उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, फिर उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसकी, x is equal to at square, y is equal to 2at is parametric function where t is a parameter। अब इसमें देखें x is equal to at square, y is equal to 2at। अब इसमें एक कॉमन वेरिएबल यूज हो रहा है, वो कौन सा है, t है, ठीक है, लिहाजा ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है क्योंकि दोनों डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, इसमें सॉरी एक वेरिएबल मौजूद है t जो कि इंडिकेशन कर रहा है किसकी, पैरामीट्रिक फंक्शन की। नेक्स्ट देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स। अ फंक्शन f is said to be an even function if f of negative x is equal to f of x for all x belongs to domain of f। अब आपके पास एक फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होगा अगर आप क्या करेंगे, उसकी डोमेन को उसके नेगेटिव के साथ रिप्लेस कर देंगे और वो फंक्शन पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, और वो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, या वो फंक्शन बिल्कुल एज इट इज ही आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। दोबारा सुने क्या कहा यहाँ पे, एक फंक्शन इवन फंक्शन उस वक्त होगा जब हम उसकी जो डोमेन है उसको रिप्लेस करेंगे नेगेटिव के साथ। जैसे कि कोई डोमेन अगर x है उसको हम नेगेटिव x के साथ रिप्लेस करते हैं
और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो फंक्शन वैसे का वैसे ही दोबारा आ जाता है, तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी। फर्स्ट एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो डोमेन है आपकी वो क्या है, एक्स है। अब एक्स को हम रिप्लेस करेंगे नेगेटिव एक्स के साथ, रिप्लेस एक्स बाय नेगेटिव एक्स। एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ नेगेटिव एक्स एज इट इज इक्वल टू, हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, एक्स के स्क्वायर के। अब देखें ये वाला जो एक्स स्क्वायर है जो आपको फंक्शन दिया गया था, ये उसी के क्या है, इक्वल है। इट मीन कि एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। सो आपके पास एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, एफ ऑफ एक्स के आ गया, जो कि डेफिनेशन है किसके, अगर आप देखें इवन फंक्शन की। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। अब इसमें जो डोमेन है आपकी वो एक्स है, रिप्लेस किया हमने एक्स बाय नेगेटिव एक्स। जी ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ नेगेटिव एक्स। जी ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि अगर कॉज के एंगल में माइनस आ जाता है तो ये माइनस अपना क्या कर देता है, हड़प कर जाता है, इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखें ये वाला जो कॉज ऑफ एक्स है ये पड़ा हुआ है। अब ये कॉज ऑफ एक्स आगे बराबर किसके, जी ऑफ एक्स के। लिहाजा हमने कॉज ऑफ एक्स यहाँ पे क्या लगा दिया, जी ऑफ एक्स लगा दिया। सो जी ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, जी ऑफ एक्स के आ गया। मीन के हमने डोमेन को उसके नेगेटिव के साथ रिप्लेस किया और फंक्शन चेंज नहीं हुआ। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं ऑड फंक्शन। अ फंक्शन f is said to be an odd function if f of x is equal to negative f of x for all x belongs to domain of f। अब ये जो आपके पास कंडीशन, इसमें राइटिंग मिस्टेक हुई है, f ऑफ नेगेटिव x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव x आएगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी। f of x is equal to x क्यूब। अब इसमें जो डोमेन यूज हुई है वो x है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रिप्लेस x बाय नेगेटिव x। f ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव x का क्यूब। f ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव x का क्यूब। अब देखें, अब हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो एक्सप्रेशन को पॉजिटिव कर देता है, अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव कर देता है। तो इसमें देखें ये पावर क्या थी, नेगेटिव थी, इस वजह से ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इट मीन कि इसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर प्लस माइनस क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। सो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू, ये आपका नेगेटिव एज इट इज, ये जो एक्स क्यूब है ये बराबर किसके, आपके पास एफ ऑफ एक्स के है। लिहाजा हमने एक्स क्यूब की जगह पे क्या पुट किया, एफ ऑफ एक्स पुट किया। हमने रिप्लेस डोमेन को रिप्लेस किया उसके नेगेटिव के साथ, और उसने कह लो कि अपना नेगेटिव एक किस्म का बाहर निकाल दिया, तो आपके पास ये क्या बनेगा, एक ऑड फंक्शन बनेगा, जो इसकी डेफिनेशन है ये देखें, ठीक है। एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज ऑड फंक्शन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। रिप्लेस एक्स बाय नेगेटिव एक्स। एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ नेगेटिव एक्स। एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। हमें पता है कि साइन जो है वो क्या करता है, अपने नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये जो साइन ऑफ एक्स है ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, जो हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं इसने अपने नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, तो ये देखें ये आपके पास फिर डेफिनेशन बनती है किसकी, ऑड फंक्शन की। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ये आपके पास क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।